नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और भैया इस समय ठंड काफ़ी हो रही है, तो ठंडी का महीना इसका भी आनंद लीजिए यार। बहुत दिनों में आती है ठंड, है ना। फिर गर्मी आ जाती है तो ठंड को याद करते हैं, ठंड आ जाती है तो गर्मी को याद करते हैं। क्या करें यार, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है ना। चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, ये सर्दी भी निकल जाएगी। और भैया कुछ दिनों की बात है, पेपर भी हो जाएगा, ये भर्ती भी निकल जाएगी। तो इसको खाली मत जाने दीजिएगा, लगातार डट के तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में ऐसे बैठिएगा कि आपका नंबर इसमें आना ही है, पॉजिटिव थिंक के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने हिंदी का सेशन शुरू किया है, यानी भाग नंबर 1 हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पहले क्वेश्चन में कि अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। मतलब ये एक शब्द का संधि का विच्छेद दिया है, अति प्लस उक्ति। इसको जब हम मिलाएंगे एक साथ तो ये बनेगा अतिउक्ति, यानी अतिउक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, भार्गव परशुराम का पर्यायवाची है, और भृगुनंदन भी पर्यायवाची है, और रेणुकांत ने भी पर्यायवाची है। लेकिन शिव प्रिय ये पर्यायवाची नहीं है, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है। यानी नवरात्र, अनुदिन और पदगत और धर्माधर्म, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तत्पुरुष समास की यदि हम बात करें तो इसमें पदगत यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास है। नवरात्र की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि तत्सम शब्द चुने। देखिए, तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं। और कौन सा संस्कृत का शब्द है, कौन सा तत्सम है, यही हमसे पूछा। भविष्य की अगर हम बात करें तो ये आपका तत्सम शब्द है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यही हो जाएगा। वही हम बात करें खीर, गली और गेहूं, ये सब तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, या ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा कौन सा विलोम युग्म युग्म गलत है। मतलब एक दूसरे के विलोम दे रखे हैं, अब कौन सा जोड़ा गलत है वो ही हमें यहाँ पर पता लगाना है, और ये ही हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए, मूक होता है नहीं बोलने वाला या कम बोलने वाला, और बाचाल होता है अधिक बोलने वाला। संपन्न और विपन्न ये भी विलोम है, लेकिन मित व्ययी और अल्प व्ययी ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, मित व्ययी और अल्प व्ययी दोनों का मतलब यही है। सम्मुख और विमुख ये ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। देखिए, मूल शब्द होता है, उसमें से प्रत्यय अलग कर दो तो मूल शब्द का पता चल जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो लुहार यानी लोहा प्लस आर ठीक है। कसेरा कांसा प्लस एरा ये भी ठीक है। महत्व महत प्लस त्व ये भी ठीक है। घुमाव घुम प्लस आब ये ही आपका गलत दिया हुआ है, और हमसे गलत वाला ही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कह रखा है कि
से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। मतलब उपसर्ग वो होता है जो शब्द के शुरू में लगता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि से उपसर्ग से नहीं बना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। देखिए, सोदाहरण यानी से प्लस उदाहरण, असहानुभूति यही है, यानी हानुभूति कोई शब्द नहीं होता है अगर से हटा देंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें से उपसर्ग नहीं लगा है, ये ऑलरेडी शब्द की निर्मित अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें क्या कहा है? 9 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? ठीक है, देखिए, पीतांबर पीले हैं वस्त्र, जिनके अंबर माने वस्त्र होता है ना, और कंचन लोचन मतलब लोचन माने होती है आंखें, और त्रिलोचन त्रिलोचन की हम बात करें यानी 3 नेत्र हैं जिनके, तो ये भगवान शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। और यही हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। घनश्याम श्री कृष्ण को कहते ही हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें क्या कहा जरा इसको भी देख लीजिए। 10 और 11 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। 10 में कहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? मतलब कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। सुपर्णखा, सुरपर्णखा ठीक है लिखा हुआ, और सर्पिणी ये भी ठीक है, श्वेतांगी ये भी ठीक है, चतुर्णी ये ही गलत है आपका लिखा हुआ, अशुद्ध है, और अशुद्ध ही हमसे पूछा है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। और मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ये भी ठीक है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो यहाँ पर ही शब्द गलत दिया है, होता वह सदैव सदैव सत्य बोलता है, यानी ये ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि सट प्लस आनंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। सट प्लस आनंद मतलब सटानन, और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो सड़ानन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। 13 में कहा अब चला जाए, यह वाक्य है। तो देखिए वो कह रहे हैं अब चला जाए, यानी भैया समय काफी हो गया है, अब हमें अपने घर के लिए जाना है, तो कह रहे हैं अब चला जाए। यह वाक्य कैसा है, ये हमें बताना है। तो ये भैया कर्मवाच्य है, ठीक है। यानी वाच्य की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है। मतलब ये जो पत्र है ना, इसके और भी अनेक अर्थ होते हैं, आपको कौन सा सही है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। तो पत्र का अर्थ पन्ना भी होता है, पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, और पत्र का मतलब होता है पंख, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। मतलब वो व्यक्ति जो हर समय दूसरों की कमी ढूंढता है उसको क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी जो संघ है हमारा भारत जो देश है, उसकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये हमसे पूछा है। तो भैया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है, जो क्वेश्चन में लिखी गई है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में कहा है कि कर, बैठ, चल आदि
धातु प्रकार है। देखिए कर जो है, कर से क्रिया बन जाएगी करना या करवाना, बैठ से बैठना या बैठाना, चल से चलना या चलाना। तो ये मूल रूप हो गए ना, तो मूल धातु हो गई ये। इसके प्रकार पूछे थे, ठीक है, तो मूल धातु के प्रकार है ये। मूल धातु से ही तुम्हारी क्रिया बनती है। क्रिया का जन्म किससे हुआ? मूल धातु से। औलाद किस भाषा का शब्द है? यानी जो औलाद है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, तुर्की का है, हिंदी का है या पुर्तगाली का है? ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा है कि औलाद, ये भैया अरबी भाषा का शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में हमसे पूछा है कि सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक भी सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, ये विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा है हमसे कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुने। अब देखो भाई कैसे होगा ये। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, ठीक है, स्वाभाविक होगा इसका। राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या कहा है? 21 में हमसे पूछा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आ जाते। क्या बात है, पर जब आपने बुलाए नहीं तो हम कैसे आते, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उन सबका प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, फालतू के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हम केवल काम की बात करते हैं। इधर क्वेश्चन इधर आंसर, चारों ऑप्शन में ढूंढते रहोगे, खो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। केवल मेन चीज देखो। जैसे अर्जुन से पूछा था ना उनके गुरु ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चिड़िया की आंख में हमें तीर लगाना है। तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो केवल क्वेश्चन और आंसर की बात करो। बाकी औरों ने क्या कहा था कि मुझे पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की टांगे दिख रही हैं, चोंच दिख रही है, ये सब खो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो ये भैया संकेतवाचक वाक्य है, यानी वो संकेत दे दिया है, अगर आप बुलाते तो हम आते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट। यहाँ पर कहा है कि प्रश्न संख्या 22 और 25, यानी 22 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भाई पहले गद्यांश पढ़ते हैं एकदम, और फिर जो है हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से अरुचि थी। ठीक है ना, यानी जो विद्यार्थी जीवन था तो गांधी जी जो है विद्यार्थी जीवन में व्यायाम में रुचि नहीं लेते थे। मतलब व्यायाम में उनको क्या थी? अरुचि थी। अरुचि किसमें थी? व्यायाम में। ठीक है, देखियो जरा पहले क्वेश्चन में क्या कहा, बाद में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? गांधी जी को अरुचि थी, किसमें थी अरुचि? देखो ये मैंने निशान लगाया, व्यायाम से अरुचि थी
और ये दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें कहा गांधी जी सेवा करते थे, किस चीज की करते थे। अब ये हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसकी सेवा करते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। देखो पिताजी की सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमें मिल गया, किसकी सेवा करते थे, अपने पिताजी की सेवा करते थे। देखो ऑप्शन नंबर वी में ये बात दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इसमें क्या कहा है, गांधी जी को व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था। ठीक है, देखते हैं भैया। तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें, शनिवार के दिन प्रातः काल का स्कूल था, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4, ये दे रखा 4, शाम 4 बजे स्कूल जाना था। ठीक है ना, व्यायाम के लिए शाम 4 बजे, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल जाना था। तो भैया क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो देखो क्या कहा था यहाँ पर, गांधी जी को व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था, 4 बजे, ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगले क्वेश्चन में कह दिया है कि गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी, है ना। अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उनके पास घड़ी नहीं थी, बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात नहीं हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचते जब अन्य छात्र अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, किंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें ये पूछा था कि गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी। तो भैया गांधी जी के पास अगर हम बात करें घड़ी की, तो गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी, HMT की थी, सोनी की थी, या गांधी के पास घड़ी नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ लो और पढ़ने के बाद आंसर आप खुद दे देना कमेंट बॉक्स में कि साहब गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पोर्शन है भाग नंबर 2, और भाग नंबर 2 है हमारा अंग्रेजी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी, जैसे कि आपको ज्ञात है कि 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 अंग्रेजी के आएंगे, 25 GK GS के आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी भाग नंबर 2 अंग्रेजी। जरा ध्यान दीजिएगा इधर, किस तरह से हम सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है इंग्लिश का, इसमें कहा गिव द सुटेबल आंसर वाई चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी गिव माने दो, सुटेबल माने उपयुक्त, आंसर वाई द चूजिंग यानी चुनना, द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी सबसे अच्छा विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर। देखिए नाउन में संज्ञा ऑलवेज माने सदा, यूज्ड माने प्रयोग की जाती है, इन द सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखिए चाइल्ड में होता है बच्चा, और इंफॉर्मेशन होती है जानकारी, फुट माने होता है पैर, और ओक्स माने होता है वेल। तो इंफॉर्मेशन यानी सूचना हमेशा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, तो वी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिविंग बिलो ईच सेंटेंस। यानी प्रत्येक वाक्य के लिए एक सर्वनाम दिया है और रिक्त स्थान में भरो, एक वाक्य के लिए।
These mangoes are rotten, throw away. These mangoes, ये आम, आर माने है, रोटेड माने सड़ चुके, थ्रो माने फेंक दो। ठीक है, ये जो आम है ये सड़ चुके हैं, इन्हें फेंक दो, ये हमसे कह दिया। तो थ्रो अवे, इससे पहले क्या आएगा? किसको फेंक दो? उनको फेंक दो। तो उनको या उन्हें यानी देम, ये आम सड़ चुके हैं उन्हें फेंक दो। ठीक है, वे आम सड़ चुके हैं, ये आम सड़ चुके हैं उन्हें फेंक दो। तो यहाँ पर देम का प्रयोग होगा, यानी थ्रो देम अवे। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें कहा है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में हमसे पूछा है प्रश्न, जैसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो वॉइस could not have done all this damage, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमसे यहाँ पर बात की है। एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमने ट्रिक बनाकर डाल दी है, किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से एक्टिव पैसिव को हम करेंगे, देख लेना जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना। आने वाली हर भर्ती का, जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लेखपाल का कराएंगे, और भैया स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड, यानी क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो इसमें कह दिया है जो राइड है इसका भूतकालिक पार्टिसिपल क्या होगा। ठीक है, कृदंत क्या होगा। देखिए, भूतकालिक इसका मतलब ये है कि मतलब जो राइड है इसकी पास्ट में थर्ड फॉर्म मान लो एक तरह से क्या होगी। तो राइड माने क्या होता है? राइड माने होता है आपका सवार। ठीक है, तो इसका राइडन हो जाएगा सवारी करना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 की। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस, यानी हमसे कह रखा है कि क्रिया विशेषण के उपयुक्त रूप को चुनो और रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे कह दिया सी वर्क्स हार्ड, देखो ये तो इजी है। सी माने वह, वर्क्स माने काम करती है, हार्ड माने कठिन। वह कैसा काम करती है? कठिन काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ड की हिंदी की हम बात करें तो हार्ड की हिंदी होती है कठिन, और हार्डली का मतलब होता है शायद ही, और इजी का मतलब आसान, और लेट का मतलब देरी से। तो वह हार्ड वर्क करती है। सी वर्क्स हार्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी, यानी कहने का मतलब ये है ए बी सी डी में से चार ऑप्शन में से चुनकर कंजक्शन भरना हमें यहाँ पर। कहा है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है और वह ईमानदार है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर वी, यानी थग। थग का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि वह गरीब है परंतु ईमानदार भी है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कहा है? 32 में हमसे कह रखा है कि fill in the blank why most appropriate word in given sentence, मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या हम कह सकते हैं उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहा है कि टू अंडरस्टैंड इट इज वन थिंग्स, टू टीच इट इज क्वाइट,
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एनोदर। ठीक है, यानी टू अंडरस्टैंड समझना, इट इज वन थिंग्स एक सोच है, टू टीच यानी पढ़ाना, इट इज ए क्वाइट अनदर। ठीक है, यानी यह समझिए कि सीखना एक बात है, यह काफ़ी है किसी और के लिए। ठीक है ना, एक और आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक वाइज चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। मतलब ये जो खाली जगह दी है इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, यह कहा है आई सपोज ही हैज होम टू गो। ठीक है ना, अब देखिए होम से पहले कौन से आर्टिकल का यूज किया जाएगा यही हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए होम है, होम से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं दा का तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना, मुझे लगता है उसे घर जाना है। ठीक है ना, आई सपोज मुझे लगता है ही हैज ए होम टू गो, यानी उसे घर जाना है। देखिए होम से पहले कभी भी दा का यूज नहीं होता है, ये बात सुन लीजिए। आप दा होम लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी होगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक क्या करना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। मतलब बेस्ट ऑप्शन सबसे अच्छा विकल्प चुनना आपको वाक्यों को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन में ये कहा, देखिए अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ तो यह है कि अगर आपको क्वेश्चन का ही पता नहीं होगा कि हमसे पूछ क्या रिया है तो आप उत्तर क्या देंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो चूज माने चुनना, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, ऑप्शन में विकल्प टू कंप्लीट पूरा करता है, गिवन सेंटेंस वाक्य को, दिए गए वाक्य को। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज गिवन ए ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, यानी मेंबर मिस होता है सदस्य, ऑफ द ग्रुप माने समूह का, गिविंग माने देंगे, ड्राइविंग टेस्ट यानी जो ड्राइविंग टेस्ट देंगे, समूह के प्रत्येक सदस्य को ड्राइविंग टेस्ट देना है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी ईजी। ठीक है, यानी ईच प्रत्येक सदस्य की बात कर रहा है ना वो, तो प्रत्येक की अंग्रेजी के लिए आपका यहाँ पर जो यूज किया जाएगा ईच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और वो यही कह रहा था प्रत्येक सदस्य को एक ड्राइविंग टेस्ट देना है इस समूह के। आगे कहा है आई पनिश यू इफ यू डोंट बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, आई मिस मैं, पनिश माने सजा दूंगा, यू माने तुमको, इफ माने यदि, यू माने तुम, डोंट बिहेव योर सेल्फ। ठीक है ना, यानी मैं आपको दंडित कर सकता हूँ और आपके व्यवहार के लिए आपको सजा दूंगा, आपके व्यवहार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि ये बाध्यता सूचक वाक्य है। तो आई के साथ बिल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन जब कहीं धमकी हो या बाध्यता सूचक हो तो वहां पर ये पलट जाता है, आई वी के साथ बिल और अन्य के साथ सेल। अब आई है यहाँ पर धमकी की बात दे रहा है, पनिश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बिल का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में क्या कहा है, 36 में क्या रखा है कि देयर आरंट, देयर माने वहाँ, आरंट आर नोट प्यूपिल हेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, यहाँ लोग नहीं हैं। तो कौन से लोग नहीं है, कैसे लोग नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा मैनी, यानी यहाँ बहुत से लोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस।
यानी हमसे पूछा है कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस का है और सत्य है, ये हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को। ही वाज मेड, मेड थर्ड फॉर्म दे दी, टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहा है? 38 में हमसे कहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शो इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब ये कि इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य हमें चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए चुनते हैं। ही सेड टू मी यू कैन टीच मी। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो यहाँ पर ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, और दैट से जोड़ देंगे, और मी का हो जाएगा आई, कैन का हो जाएगा कुड टीच हिम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में कहा है कि फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मतलब ग्रामर की दृष्टि से या व्याकरण के रूप से कौन सा वाक्य सही है ये ढूंढो। फाइंड माने होता है ढूंढना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, आई रोट टू हिम यस्टरडे। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मैंने कल उसे पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो 40 में कहा है कि टिक द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चॉक्स क्रो, कॉक ए, डूडल डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की। ठीक है ना, तो देखिए हमसे पूछा है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना, यानी जो मुर्गे हैं वो बांग देते हैं, मुर्गे कामचोर करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो फिगर ऑफ स्पीच होगी क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो इसमें ओनामाटोपिया, यानी ऑप्शन नंबर बी ओनोमाटोपिया, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देख लीजिए 41 में क्या कह रहा है। 41 में कहा है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग रखता है, सेम अर्थ रखता है। देखिए प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है समान या समान हो, है ना। तो इसका जो अर्थ है समान, वही अर्थ इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लॉट। प्लेंटी और नियरली सेम द मीनिंग, लॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, समान हो या बहुत हो, इसका अर्थ बहुत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है बिलोम, यानी बिलोम शब्द पूछा हमें किसका, इसका एबिलिटी का। ठीक है, एबिलिटी की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है क्षमता। अब इस क्षमता का विलोम शब्द हमें पूछ रहा है, तो वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन एबिलिटी। ठीक है, यानी अक्षमता या असमर्थता। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस हैज वन और टू वर्ड इटलाइज्ड below are placed for alternative from the which you have to select the correct form of the given word utilized। मतलब ही लेफ्ट द होम, उसने घर छोड़ दिया, बिकॉज माने क्योंकि, हिज माने उसकी, स्टेप मदर सौतेली माँ, बाज माने थी, काइंड मानू, काइंड मीन्स दयालु, टू हिम
यानी उसने अपना घर छोड़ दिया या उसको घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी माँ दयालु थी? नहीं, उसकी माँ कैसी थी? अनकाइंड, यानी निर्दयी थी। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, यानी वक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या है? वापस आकर कॉल करो। ठीक है, तो बैक एंड कॉल, बैक माने वापस आओ, एंड माने और कॉल माने कॉल करो। ठीक है ना, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडर द एब्सोल्यूट कंट्रोल। ठीक है, यानी पूर्ण नियंत्रण में। ठीक है, वैक एंड कॉल पूर्ण नियंत्रण में, तो अंडर द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है कि पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में कौन से शब्द का गलत रूप से प्रयोग किया गया है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो इफ यू लॉस योर पासपोर्ट इन ए फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट यू वैडली, यानी यदि आप किसी विदेश में हैं, विदेशी देश में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विदेशी, ये तो कंट्री दे दिया और फॉरेन दे दिया, तो ये फॉरेन ही गलत दिया है, कंट्री दे देते तो ठीक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी विदेशी देश में हैं, अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो इसका आप पर बुरा असर होगा। ये इसका हिंदी अर्थ है वाक्य का। आगे यदि हम बात करें तो आगे क्या कह रखा है भैया, आगे ये हमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, यानी ये पैसेज पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं 47 की अगर बात करें तो 47 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। 48वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और 50 को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, पढ़ के कर लेंगे तो इसका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब भाग नंबर 3 जो कि जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो भाग नंबर 3 सामान्य ज्ञान, और यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 जो कि जीके का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भैया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, मतलब जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसका स्थल है एक जिसका नाम है लोथल। ये किस राज्य में है यही हमसे पूछा है, तो ये भारत के राज्य गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं कहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो भैया वो था आपका हेमचंद्र सूरी। ठीक है, ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। और क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र सूरी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है कि भक्त तुकाराम
कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम की यदि हम बात करें तो ये जहांगीर के समकालीन थे, जो कि मुगल बादशाह अकबर का बेटा था। वहीं क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कहा है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो भैया लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना करने वाले जो थे वो थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो देखिए स्वराज पार्टी की यदि हम बात करें तो चित्तरंजन दास यानी मोतीलाल नेहरू थे, और CR दास को ही चित्तरंजन दास बोलते हैं, तो ये दोनों तो थे शामिल। और NC केलकर भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला ही हमसे पूछा है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिंग। ठीक है ना, कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1885 में डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 58 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? तो देखिए आंध्र प्रदेश के बंदरगाह की यदि हम बात करें तो वह है काकीनाडा। ठीक है, एन्नोर तमिलनाडु का है, और ये काकीनाडा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी जनजाति, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो वो है गोंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें नाथुला दर्रा, ये आपका सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिपु लेक उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की यदि मैं बात करूं, दिन और रात बराबर होते हैं आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, दोनों गोलार्धों में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? मतलब मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश कौन सा है जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, ये हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखिए 63 के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो चिनुक जो है ये पवन है जो कि संयुक्त अमेरिका में चलती है। वही हम बात करें वोरन, ये सहारा रेगिस्तान में चलती है, और विलिजार्ड चिली में नहीं चलती। यही आपका राइट आंसर है, और हमसे यही पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें कहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? यदि हम वृक्षों को नहीं काटें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा है? इसमें कहा पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो भैया पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह बर्ताव करता है, ये हमसे पूछा है।
तो ये करता है आपका अवतल लेंस की तरह, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या रखा है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसको बनाने के साथ आप बनाने के लिए एक तो लोहे का प्रयोग किया जाता है, और लोहे के साथ साथ जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है क्रोमियम का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। यानी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये लो अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, और यही अलग है। ये तीनों लोहे के अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, यही अलग है। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है। यानी वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, तो वो दर क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68 में ये पूछा, तो वो कहलाती है यानी रिजर्व रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा है, भारत में राष्ट्रीय आय समंककों का आकलन किया जाता है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका CSO द्वारा समाकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो इसमें कहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो भैया भारत में सेवा क्षेत्र में जो सम्मिलित है वो कौन कौन है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परिवहन और संचार है, सेवा कर में सम्मिलित, और आपका होटल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी आपका वी हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 और 3 ये जो है आपका भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, 2 और 3, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में कहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं मिलान। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 71 है, MS स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन ये भारी उद्योग से संबंधित है आपका, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। और इल्के झा ये है आपका कराधान से संबंधित। और बीजी कुरियन की अगर हम बात करें तो ये है आपका दुग्ध उत्पादन से कुरियन, यानी तीसरे का यानी सी का दूसरा। और मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, इसमें हमसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो यह है दमन एवं दीव का 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, जो कि आज का जीके का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। और यदि हम बात करें सभी
भर्ती परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं और आगे भी कराएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 75 अंतिम क्वेश्चन है जीके का, और जीके का अंतिम क्वेश्चन जो भी होता है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कानपुर मतलब ये इधर हवाई अड्डे दिए हैं और इधर प्लेस दिया है स्थान, जैसे कानपुर में चकेरी है, तो ये तो सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर मुझे बताएंगे। अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन मैं हल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कुछ क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैथ के क्वेश्चन है ये। अगले वीडियो में हम ये वाले मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ले लीजिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट 2-4 क्वेश्चनों के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी या बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको वीडियो सर्च करना ना पड़े। तो मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश के। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी यानी कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।